अस्सलाम वालेकुम जी। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं जेंडर गैप। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसमें ढेर सारे फिगर एंड फैक्ट्स भी कोट किए गए हैं और आप ये भी सीखेंगे कि आपने एसे में किस तरह ये फैक्ट्स कोट करने हैं। तो ये जो ग्रीन में हाईलाइटेड हैं ये फैक्ट्स हैं। येलो में डिफरेंट जो हमारे पास डिफ़िकल्ट वर्ड्स होंगे उनके मीनिंग्स का बताया गया है, और ब्लू कलर में डिस्कोर्स मार्कर्स हैं, और रेड कलर में पंक्चुएशन मार्क्स को एक्सप्लेन किया गया है। पंक्चुएशन मार्क्स जो हैं ये आपको अपने प्रेसी के पेपर में बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं, क्योंकि जो पंक्चुएशन मार्क्स होते हैं ये वर्ड काउंट में नहीं काउंट होते, और आप इस तरह से डबल कॉमास या सेमी कॉलन्स और कॉलन वगैरह पुट करके अपने जो वर्ड काउंट को भी कम कर सकते हैं और अपनी जो रिप्रेजेंटेशन है पेपर की उसको भी इम्प्रूव कर सकते हैं। जो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है उसमें हम PDF वर्जन अपलोड कर देंगे, आप वहाँ से जाके ये आर्टिकल्स जो हैं वो डाउनलोड भी कर सकते हैं और स्टडी कर सकते हैं। तो आज का जो पहला एडिटोरियल है वो है जेंडर गैप पे, और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो लेट्स स्टार्ट द ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2021। तो ये ग्लोबल जेंडर रिपोर्ट है, ये तकरीबन हर साल आती है, और ये जो 2021 में रिपोर्ट आई है ब्रिंग्स नो ग्लैड टाइडिंग। ग्लैड मतलब हैप्पीनेस की या खुशी की टाइडिंग्स नहीं लाई पाकिस्तान के लिए। नॉट ओनली इज द कंट्री स्टिल हॉवरिंग एट द बॉटम ऑफ जेंडर पैरिटी इंडेक्स। हॉवरिंग का मतलब होता है जी हैंगिंग और फ्लोटिंग। पाकिस्तान सिर्फ जो फ्लोट नहीं कर रहा बॉटम पे, जेंडर पैरिटी क्या होता है, जेंडर इक्वलिटी इंडेक्स पे। इट हैज सिंस लास्ट ईयर एक्चुअली स्लिप्ड फर्दर 2 notches टू 153 आउट ऑफ ए टोटल 156 कंट्रीज। तो ये पहला आपके पास फैक्ट आ गया है, देखिए ये 153 पोजीशन पे चला गया है, और टोटल हमारे पास जो कंट्री काउंट किए गए हैं वो 156 हैं। तो कौन से और 3 ममालिक हैं जिनसे हम पीछे हैं, तो वो है आगे हैं, वो कौन से हैं, ओनली इराक, यमन एंड अफगानिस्तान फॉर वॉर्स। दैट मीन्स इन साउथ एशिया रीजन इट रैंक सेकंड फ्रॉम लास्ट। तो साउथ एशिया में ये सेकंड नंबर पे है लास्ट से। लुकिंग मोर क्लोजली एट द 4 indices that factor into the final tally the score places। तो 4 इंडिसेस क्या हैं जो कि जेंडर इक्वलिटी या ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट कोट करता है। तो आपको पता होना चाहिए कि ये 4 जो हैं ये हमारे पास हैं। एक तो है इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन एंड अपॉर्चुनिटी है, उस पर हम 152 नंबर पे हैं, और उसके बाद एजुकेशनल अटेनमेंट है जिस पे हम 144 नंबर पे हैं, और हेल्थ एंड सर्वाइवल में हम 153 नंबर पे हैं, एंड पॉलिटिकल एम्पावरमेंट में 98 नंबर पे हैं। तो ये हम क्लियरली देख सकते हैं कि पॉलिटिकल पावर एम्पावरमेंट में जो हमारी रैंकिंग है वो थोड़ी बेहतर है एज कम्पेयर टू जो हमारी हेल्थ सिचुएशन है या इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन है या एजुकेशनल अटेनमेंट है वुमेन की। इनफैक्ट ये डिस्कोर्स मार्कर है इन 2 इंडिसेस। आप देख सकते हैं कि ये डबल कॉमास के दरमियान है ये सेंटेंस। तो हम पहले भी स्टडी कर चुके हैं कि जो डबल कॉमास हैं ये फ्लो ऑफ सेंटेंस को ब्रेक नहीं करेंगे, इसकी ब्यूटिफिकेशन को मजीद इन्हेंस करेंगे, और ये पंक्चुएशन की एक टाइप है डबल कॉमास। इनफैक्ट इन 2 इंडिसेस economic participation and opportunity and health and survival, Pakistan figure is but in the bottom of 10 countries। तो जो ये फिगर है ये 10 कंट्रीज हैं जो बॉटम पे हैं, उनके दरमियान पाकिस्तान भी इंक्लूड होता है। The documents overall assessment in that progress has stagnated। stagnated का मतलब होता है जी cease to flow or move, या रुक जाना। तो प्रोग्रेस रुक गई है अगर हम डॉक्यूमेंट की ओवरऑल असेसमेंट करें, तो इससे ये ज़ाहिर होता है कि जो प्रोग्रेस है वो स्टैग्नेट हो गई है, रुक गई है। एंड दैट द टाइम नीडेड फॉर पाकिस्तान टू क्लोज द जेंडर गैप इज नाउ 136.5 ईयर। और अब पाकिस्तान को मजीद 136.5 साल लगेंगे ये जो जेंडर गैप है इसको क्लोज करने के लिए। दैट्स ए क्वाइट ए बिग टाइम। द मोस्ट डिमोरलाइजिंग एस्पेक्ट इज दैट इफ सीन इन द टर्म्स ऑफ हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव, नॉट ओनली वी आर स्टैग्नेटिंग, वी आर स्लाइडिंग प्रेसिपिटियसली। ओके, यहाँ पे जी हमारे पास सेमी कॉलन है। सेमी कॉलन के दोनों तरफ में जो सेंटेंस होते हैं उनके अपने अलग से वाज़े मीनिंग होते हैं। सेमी कॉलन आ जाता है एंड की जगह, तो और की जगह, इस तरह से इस 2 सेंटेंस को आपस में कनेक्ट कर देता है। तो ये प्रेसिपिटियसली का क्या मतलब होता है, वेरी स्टीपली जो है हम स्लाइड कर रहे हैं नीचे की जानिब। वो किस तरह से जी 2006 में जो पाकिस्तान था इस रिपोर्ट में 112 नंबर पे था, और उसके बाद ये फॉलो करता है कॉलन के साथ। कॉलन भी एक पंक्चुएशन मार्क है जो कि प्रीवियस सेंटेंस को एक्सटेंड कर रहा होता है। दैट ट्रांसलेट्स इनटू अ ड्रॉप ऑफ 41 प्लेसेस इन द लेटेस्ट रैंकिंग। तो अब हम आ गए हैं 153 पोजीशन पे, कौन सी, 112 पोजीशन से। तो ये क्या शो कर रहा है कि हम जो रैंकिंग में हैं मुसलसल ड्रॉप करते जा रहे हैं, मुसलसल बॉटम की तरफ जा रहे हैं, और वक्त के साथ साथ
बजाय इसके कि जो जेंडर गैप है, जेंडर पैरिटी है, वो इम्प्रूव होनी चाहिए थी, वो हम जो है डिक्लाइन की तरफ जा रहे हैं, और जो जेंडर गैप है वो एस्केलेट कर रहा है और बढ़ रहा है वक्त के साथ साथ। जजिंग बाय दिस ब्लीक असेसमेंट, ब्लीक क्या होता है? डिस्ट्रेसिंग होता है। ब्लीक का मतलब ये चार्मलेस और इनहॉस्पिटेबल होता है। द कंट्री इज डूइंग पुअरली इन वन ऑफ द मेन क्राइटेरिया दैट पावर्स द इंजन ऑफ नेशनल प्रॉस्पेरिटी। तो जो वुमेन एम्पावरमेंट है, ये क्राइटेरिया है किसी भी नेशन की तरक्की का राज है ये, तो पाकिस्तान इसमें पुअरली परफॉर्म कर रहा है। सर्टेनली एक डिस्कोर्स मार्कर है। अगेन there is an extensive evidence supporting the view that the women in Pakistan get a far smaller share of the pie than their male counterparts। तो वुमेन जो है उनको बहुत ही कम शेयर मिलता है जब उनको अपने मेल काउंटरपार्ट्स के साथ कंपेयर किया जाता है। द कोविड-19 पेंडेमिक हैज फर्दर एक्सरबेटेड दीज डिसएडवांटेजेस। इन नुकसानात को कोविड-19 के जो पेंडेमिक है उसने मजीद बढ़ा दिए। एक्सरबेट का मतलब होता है बढ़ा देना, इंक्रीज कर देना। Most women in Pakistan work in the informal sector where the toil long hours for low pay, no benefit and little job security। जी, तो औरतें बहुत ज़्यादा वक्त के लिए काम करती हैं, और टॉयल का मतलब होता है हार्ड वर्किंग, एक्सट्रीमली हार्ड वर्क जो होता है, और जिसका सबसे बड़ा नुकसान ये है कि कोई बेनिफिट नहीं होता। एम्प्लॉयज़ ओल्ड एज बेनिफिट फंड्स नहीं होते हमारे इदारों में, और जॉब सिक्योरिटी तो बिल्कुल भी नहीं होती प्राइवेट सेक्टर में। जब जी चाहता है आपको निकाला जा सकता है। मैनी हैव फाउंड देमसेल्व्स furloughed without pay or laid off as economic activity ground to a virtual standstill। furloughed का क्या मतलब होता है? छुट्टी लेना या एब्सेंस लेना, ग्रांट लीव ऑफ एब्सेंस टू। तो जब भी छुट्टी ली जाती है तो ये विदाउट पे होती है जी। इसकी वजह से ये जो हमारा वुमेन एम्पावरमेंट का सेक्टर है ये मजीद नीचे की तरफ जा रहा है इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन में। Intimate partner violence rates in the confined home space with reduced opportunities for escape or outside assistance have escalated steeply and effective productivity। तो ये पार्टनर वायलेंस जो है, जो कपल्स के दरमियान वायलेंस है होम स्पेसिस में, ये भी इंक्रीज इसमें देखने में आई है। जबकि जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं भागने की, घर से बाहर जाने की या आउटसाइड असिस्टेंस की, ये कम हो रही हैं, रिड्यूस हो रही हैं, और इसने प्रोडक्टिविटी को भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट किया है। Then there is education, और एजुकेशन में भी कोई खातिर खा तरक्की देखने में नजर नहीं आई। Considering the already existing challenges in retaining girls in school beyond primary level, the prolonged school shutdowns will have a hugely detrimental impact। इसके अलावा जो कोविड-19 पेंडेमिक की वजह से स्कूल शटडाउन हो रहे हैं, तो इनका भी बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट होगा। तो इस बारे में एक बंदा क्वेश्चन कर सकता है कि क्वालिटी और जो कंप्रीहेंसिवनेस है डाटा की, जो रिपोर्ट एक्सेस करती है या कंपाइल करती है, उसकी क्या है, और किस तरह ये इसको यूज करती है कंक्लूजन पे या नतीजे पे पहुंचने के लिए। फॉर एग्जांपल, द कंट्रीब्यूशन ऑफ वुमेन इन द इनफॉर्मल सेक्टर गोज अनडॉक्यूमेंटेड। इनफॉर्मल सेक्टर में जो वुमेन है उनका जो कंट्रीब्यूशन है उसको डॉक्यूमेंट ही नहीं किया जाता। तो पाकिस्तान ये किस तरह से एक्यूरेट डाटा जो है इसको मेंटेन करेगा। अगर इस डाटा को इंक्लूड किया जाए तो कहा जा सकता है द कंट्री वुड नॉट रैंक फार बिलो नेशन वेयर वुमेन आर परसेप्टिवली मोर डिसएडवांटेज। तो अगर इस डाटा को भी इंक्लूड किया जाए जो कि प्राइवेट सेक्टर का है या इनफॉर्मल सेक्टर का है, तो हम कह सकते हैं कि जो पाकिस्तान का रैंक है वो इम्प्रूव होगा, क्योंकि मोस्टली लोग प्राइवेट सेक्टर में भी वुमेन जॉब कर रही हैं। तो हमारा जो नेक्स्ट एडिटोरियल है वो है अबाउट द केसेस ऑफ डॉग बाइट। तो वी ऑल नो दैट जो सिंध में है वो केसेस ऑफ डॉग बाइट्स बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, और कोर्ट में भी ये इशू चल रहा है, जिसकी वजह से फरियाल तारपुर और काफ़ी दूसरे MPs को भी डिसमिस किया गया था हाई कोर्ट की जानिब से। तो आइए देखते हैं कि जो क्या इश्यूज़ हैं जो कि क्यों ये डॉग बाइट्स हैं ये ज़्यादा हो रहे हैं। जो सिंध गवर्नमेंट है, फॉर द सिंध गवर्नमेंट द स्ट्रेट डॉग पॉपुलेशन एंड इंसुइंग केसेस ऑफ डॉग बाइट्स एंड रेबीज हैज प्रूव टू बी अ डिफिकल्ट बीज टू टैकल। इंसुइंग क्या होता है जी? ऐसे केस होते हैं जो आफ्टरवर्ड या एज ए रिजल्ट हो रहे हैं। तो यहाँ पे इंसुइंग केसेस क्या हैं? डॉग बाइट्स के हैं। और इसकी वजह से रेबीज क्या होता है जी? रेबीज होता है जो एक बीमारी का नाम है जो डॉग बाइट की वजह से होती है, और रेबीज जब एक बार हो जाए तो दैट इज अनट्रीटेबल। आप वैक्सीन कर सकते हैं, जब आपको कोई डॉग काट लेता है तो आप प्रिवेंट हो जाते हैं रेबीज से। लेकिन अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में रेबीज की जो वैक्सीन है अमूमन इसकी शॉर्टेज होती है। इसकी वजह से क्या होता है जी? आप रेबीज डेवलप कर लेते हैं, और जब रेबीज डेवलप हो जाती है किसी इंसान को तो उसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है। तो ये सिंध हुकूमत के लिए भी एक डिफिकल्ट बीस्ट है। टैकल करना मतलब कम्बैट करना या हैंडल करना। Though the provincial administration has taken several steps including culling and sterilization campaigns,
तो क्या स्टेप्स लिए हैं प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने? उन्होंने कलिंग की है। कलिंग होता है जी स्लाटर करना या कत्ल करना एनिमल्स का, रिडक्शन ऑफ वाइल्ड एनिमल पॉपुलेशन बाय सिलेक्टिव स्लाटर। और दूसरी उन्होंने क्या जी टेक्निक अप्लाई की है, वो है स्टीरिलाइजेशन कैंपेन, ताकि उनकी जो प्रोडक्शन है, उनकी पॉपुलेशन में जो इंक्रीज है वो ज़्यादा ना हो और रिप्रोडक्शन ना हो। और इंट्रोडक्शन ऑफ उन्होंने हेल्पलाइंस की इंट्रोडक्शन कराई है और एडहॉक बेसिस पे भी लोगों को हायर किया है। इनकंसिस्टेंट अप्रोच टू इशू हैज मेड ऑल दीज मेजर्स लार्जली इनइफेक्टिव। लेकिन ये जो तमाम अप्रोचेस थी ये क्या थी, इनकंसिस्टेंट थी, जिसकी वजह से ये इनइफेक्टिव रही हैं, इनका कोई खैर खा असर नहीं हुआ। The stray dog population in Karachi and other Sindh cities continues to thrive in Burna। जो स्ट्रे डॉग्स हैं, आवारा कुत्ते हैं, उनकी जो तादाद है वो कराची और सिंध के दूसरे सिटीज में बढ़ रही है वक्त के साथ साथ। एंड देयर हैज नॉट बीन नो लेट अप इन द नंबर ऑफ डॉग बाइट केसेस दैट समटाइम्स लीड टू रेबीज। और जो डॉग बाइट केसेस हैं वो भी बढ़ रहे हैं जो कि रेबीज की तरफ ले जाते हैं। मीनवाइल हमारे पास अगेन एक डिस्कोर्स मार्कर है, द शॉर्टेज ऑफ रेबीज वैक्सीन। हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि जो रेबीज वैक्सीन है उसके अमूमन शॉर्टेज रहती है। डाइलेपिडेटेड स्टेट ऑफ पब्लिक हॉस्पिटल्स। डाइलेपिडेटेड क्या होता है जी? ये होता है इन ए स्टेट ऑफ डिस्पेयर और रूइंस एज ए रिजल्ट ऑफ एज और नेग्लेक्ट। और यहाँ पे ज्यादातर फैक्टर कौन सा है? वो नेग्लेक्ट का है। जो पब्लिक सेक्टर हॉस्पिटल्स हैं उनको नेग्लेक्ट किया जा सकता है, जिनकी हालत जो है वो अच्छी नहीं है। And dog bite centers in the smaller towns of province have exacerbated the problem। और smaller towns हैं province के, वहाँ पे जो dog bite के केसेस हैं उन्होंने इस मसले को मजीद बढ़ा दिया है। 2019 में सिर्फ 11,000 डॉग बाइट्स के पेशेंट जो हैं वो ट्रीट किए गए हैं जिन्ना पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल सेंटर में। और लास्ट जनवरी में प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने 1 बिलियन रुपीस का जो प्रोग्राम है वैक्सीनेट करने का स्ट्रे डॉग्स को, वो फाइनलाइज किया था। एक और रिपोर्ट जो कि इस हफ्ते के अवाइल में पब्लिश हुई है उसमें ने कोट किया है कि जो प्रोविंशियल रेबीज कंट्रोल प्रोग्राम है उसने तकरीबन 30,000 आवारा कुत्तों को सिर्फ कराची में वैक्सीनेट किया है या स्टीरिलाइज किया है ताकि उनकी रिप्रोडक्शन को रोका जा सके। तो नेक्स्ट जो है प्रोसेस वो ये है कि इसी तरह की मैयत वैक्सीनेट करने की वो जो है सूबे के जो बाकी शहर हैं उनमें भी बढ़ाई जाएगी और यहाँ पे भी इम्प्लीमेंट की जाएगी। However, ताहम द इनिशिएटिव फॉलोड ए gruesome dog culling campaign in the city in the February। gruesome होता है जी हॉरिफाइंग, हॉरिड या फियरफुल। डॉग कलिंग कैंपेन है, डॉग को स्लॉटर करने की कैंपेन इस फरवरी में स्टार्ट हुई थी। तो जी अथॉरिटीज थी, उन्होंने क्या करना स्टार्ट कर दिया था, उन्होंने जो स्ट्रे डॉग्स थे, आवारा कुत्ते थे, उनको कत्ल करना स्टार्ट कर दिया था। दैट ये जो 2 कैंपेन्स थी ये सिर्फ 2 महीने के गैप से चल रही थी और ये कम्प्लीटली अपोजिट इन नेचर थी। ये शो करती हैं कि हमारी अथॉरिटीज में है वो कितनी शॉर्ट साइटेड है, यानी कि या तो वो कलिंग करना चाहते हैं या वैक्सीनेशन करना चाहते हैं। तो आप एक ऑप्शन की तरफ जा सकते हैं जो कलिंग का ऑप्शन है, स्लॉटर का ऑप्शन है, दैट इज क्वाइटली इनह्यूमन। इसकी निस्बत जो वैक्सीनेशन का प्रोसेस है इट विल दो टेक टाइम, वक्त लग जाएगा कि उनकी रिप्रोडक्शन वक्ती तौर पे वो कम नहीं होंगे, लेकिन टाइम के साथ साथ इंडस्ट्रियलाइज्ड होंगे तो उनकी रिप्रोडक्शन में कमी आ जाएगी। तो ये एक मियारी तरीका है। जबकि आप कलिंग कर रहे होंगे, कत्ल कर रहे होंगे, लेकिन वैक्सीनेट नहीं कर रहे होंगे तो इसका कोई खातिर खा फायदा फ्यूचर में लॉन्ग टर्म में नहीं होगा। वक्ती तौर पे दो दी नंबर्स आर डिक्रीजिंग के वक्त जो स्ट्रे डॉग्स की पॉपुलेशन है वो डिक्रीज हो रही होगी, लेकिन क्या होगा जी उनकी रिप्रोडक्शन भी साथ साथ उसी तरह से हो रही होगी। मोर एवर अगेन एक डिस्कोर्स मार्कर है ड्यूरिंग द रीसेंट हियरिंग्स, इसको मैंने रेड हाईलाइट किया है, मतलब कि डबल कॉमास के दरमियान है। ये अगेन एक पंक्चुएशन मार्क है जो कि फ्लो ऑफ सेंटेंस को ब्रेक नहीं करेगा। एडिशनल एडवोकेट जनरल हैड इन्फॉर्म्ड द सिंध हाई कोर्ट सक्खर बैंक दैट अराउंड 1,10,000 stray dogs had been killed in the province के 1,10,000 आवारा कुत्तों को कत्ल कर दिया गया है। The ongoing efforts may give some respite in short term। वही बात आ गई जी कि रेस्पाइट मतलब ब्रीथ टेकिंग स्पेस होता है, ब्रेक होता है, रेस्ट शॉर्ट टर्म के लिए तो दे देंगे, लेकिन फॉर द लास्टिंग रिजल्ट द प्रोविंशियल गवर्नमेंट नीड्स टू कम अप विद मल्टी pronged approach that includes। लेकिन लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स के लिए हमें कौन कौन सी अप्रोचेस अप्लाई करनी होंगी, उसमें शामिल होता है जी वैक्सीनेशन करनी होगी स्ट्रे डॉग्स की, रेबीज वैक्सीन की जो सप्लाई है उसको इंश्योर करना होगा और एडिक्वेट ट्रीटमेंट करना होगा जो डॉग बाइट के पेशेंट्स हैं पब्लिक सेक्टर हॉस्पिटल्स में, और कंबाइंड लेकिन रोबस्ट जो होती है एक जो फिनोमिनल किस्म की एडवोकेसी कैंपेन चलानी होगी। Only consistent efforts will prove effective in controlling this menace। menace होता है जी हैजर्ड, डेंजर या कोई खतरा
तो सिर्फ कंसिस्टेंट एफर्ट्स ही जो है इस खतरे को कंट्रोल कर सकती हैं, अदरवाइज इनकंसिस्टेंट एफर्ट्स का कोई फायदा नहीं है। यूरो बॉन्ड ट्रांजैक्शन, तो जो यूरो बॉन्ड ट्रांजैक्शन हैं इसमें हम पढ़ेंगे कि किस तरह से जो आजकल हम देख रहे हैं कि डॉलर की जो कीमत है वो डिस्केलेट हो रही है, कम हो रही है और अप्रॉक्सीमेटली अब $152 तक पहुंच चुका है। जो $1 है, एक जो है $1 152 तक पहुंच चुका है। तो हम देखते हैं कि इसके पीछे क्या रीज़न है जिसकी वजह से ये जो डॉलर की वैल्यू है ये डिक्रीज हो रही है। पाकिस्तान हैज सक्सेसफुली सोल्ड ए फ्रेश डेब्ट ऑफ 2.5 बिलियन टू इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स। तो पाकिस्तान जी 2.5 बिलियन का डेब्ट इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स को सोल्ड कर चुका है इन व्हाट एनालिस्ट हैज बीन डिस्क्राइबिंग एज सिग्निफिकेंट इन्वेस्टर सेंटीमेंट test days after the IMF announced the resumption of its lending to country under its 6 बिलियन प्रोग्राम। तो ये जी कब हुआ, जब IMF ने अपना प्रोग्राम रिज्यूम किया है $6 बिलियन का, जो कि 39 मंथ लोन है, जो कि जुलाई 2019 में साइन हुआ था और एक साल पहले इसको सस्पेंड किया गया था। द यूरो बॉन्ड प्लान हैज बीन ऑन द कार्ड पे था ये जो यूरो बॉन्ड प्लान है पिछले एक साल से, लेकिन इसको पोस्टपोन कर दिया गया था कोविड-19 के क्राइसिस की वजह से। और जो मेन दूसरी रीजन थी वो थी सस्पेंशन ऑफ IM प्रोग्राम, जिसकी वजह ये थी कि जो डिफरेंसेस थे बिटवीन द गवर्नमेंट एंड जो फंड था IMF फंड, उनमें कुछ चीज़ों पे जो है वो अपना मुआहदा कायम नहीं कर पाए थे। वो क्या था जी, खासतौर पे इलेक्ट्रिसिटी प्राइसेस थी, सेंट्रल बैंक से अटानमी थी एंड दूसरे इशू थे। और अब हम जैसे कि देख रहे हैं कि स्टेट बैंक को भी अटानमस स्टेटस दे दिया गया है और जो इलेक्ट्रिसिटी प्राइसेस हैं उनमें भी हाइक देखी गई है। तो इसलिए ये IMF प्रोग्राम दोबारा रिज्यूम हो गया है। इट इज़ फॉर द फर्स्ट टाइम दैट द पाकिस्तान हैड raised funds through global markets after issuing 2.5 billion of securities in 2017। तो ये फर्स्ट टाइम हुआ है कि पाकिस्तान ने जो फंड रेज किए हैं, और ऐसा ग्लोबल मार्केट में 2017 में हुआ था जब पाकिस्तान ने 2.5 बिलियन इशू किए थे सिक्योरिटीज के नाम पे। द मनी विल बी यूज्ड टू शोर अप द कंट्रीज मीगर फॉरेक्स रिजर्व्स। ये जो मनी है ये पाकिस्तान के जो मीगर मतलब कम या बहुत थोड़े जो फॉरेक्स रिजर्व्स हैं उनको इंक्रीज करने के लिए यूज होगी, और जो मैच्योरिंग लोन्स हैं जो कि $2 बिलियन के हैं और वो दिसंबर 2022 में मैच्योर हो रहे हैं, उनको पे करने के लिए, रीपे करने के लिए भी यूज होगी। द गवर्नमेंट्स डिसीजन टू इशू द न्यू यूरो बॉन्ड डेब्ट हैड ए पॉजिटिव इंपैक्ट ऑन द एक्सचेंज रेट। एक्सचेंज रेट पे भी इसका पॉजिटिव इंपैक्ट आया, with the rupee having appreciated by more than 4% against the dollar during the last 3 months. According to a report, Pakistan total global capital market debt stock, including the fresh debt, stands at $7.8 billion। तो ये डेब्ट के बारे में बताया गया है कि टोटल कैपिटल मार्केट डेब्ट स्टॉक कितना है पाकिस्तान का, 7.8 बिलियन है। That the 3-tranche note was oversubscribed in spite of country's poor international credit rating underlines the appetite of investors and fund managers for a reasonably priced sovereign debt। तो ये ट्रांच क्या होता है जी, ये होता है पोर्शन ऑफ समथिंग स्पेशली मनी। तो ये इंटर क्रेडिट है, जो इंटरनेशनल क्रेडिट, ये शो करता है कि जो इन्वेस्टर्स हैं और फंड मैनेजर्स हैं उनकी कैसी एपेटाइट है जो ये सोवरियन डेब्ट है। While some may argue, कुछ यहाँ पे बहस कर सकते हैं, that there could be have been a better deal, कि इससे बेटर डील हो सकती थी गवर्नमेंट ने अगर लॉन्च किया होता डॉलर बॉन्ड पहले, लेकिन the sale of 5, 10 and 30-year notes at a yield either lower than or close to upper end of indicative prices show it is not the bad after all। लेकिन जो recent figures हैं ये भी शो करते हैं कि ये कोई अब इसको लॉन्च करना भी कोई बुरा फैसला नहीं है। Besides, again discourse marker है, the benchmark US Treasury yields have been moving upward and third wave of pandemic has accentuated the risks all around। जो बेंचमार्क यूएस ने ट्रेजरी ने सेट किया था वो अब ऊपर की तरफ जा रहा है, और जो तीसरी कोरोना की वेव चल रही है इसने एक्सेंचुएट किया है, मतलब अंडरलाइन किया है या नोटिसेबल और बहुत प्रोमिनेंट कर दिया है जो कि रिस्क पाए जाते हैं। द सडन रिप्लेसमेंट ऑफ वेटरन फिनेंस मिनिस्टर, जो कि तजर्बाकार फिनेंस मिनिस्टर थे, उनको हफीज शेख थे, उनको रिप्लेस कर दिया है हमाद असर से, जो कि इनएक्सपीरियंस पॉलिटिशियन है कुछ ही दिन पहले। आगे जी फैक्ट्स बताए गए हैं ग्रीन कलर में। द 500 million 30-year bond yield at 8.8% against an indicative price of 8.8। 7% may appear a bit expensive, but the uncertainties associated with long-term debts always fetch higher yields। The 1 billion 5-year note yields 6% and the 1 billion 10-year note 7.3 against the indicative yields of 6.2 and 7.5%। ये जी फैक्ट्स थे, आप इनको ऐसा मेमोराइज कर सकते हैं ताकि आप अपने ऐसे में इनको पुट कर सकें, अपने आर्गूमेंट को मोर
स्ट्रेंथन करने के लिए या सपोर्ट करने के लिए। इंडीड अगेन डिस्कोर्स मार्कर है लाइक हाउएवर द लॉन्ग टर्म मार्केट बेस्ड डेब्ट इज मच बेटर ऑप्शन। तो ये बहुत ज़्यादा बेटर ऑप्शन है फॉर पाकिस्तान देन शॉर्ट टर्म कमर्शियल बोरोइंग फॉर बैलेंस ऑफ पेमेंट स्टेबिलिटी एंड सर्टेनिटी। बैलेंस ऑफ पेमेंट्स को बरकरार रखने के लिए, स्टेबल रखने के लिए और उनकी यकीनी बनाने के लिए ये एक बेहतर ऑप्शन है जो कि लॉन्ग टर्म मार्केट बेस्ड डेब्ट है। However, ताहम इट हैज़ टू बी रिटर्न वन डे, इसको भी एक दिन वापस करना ज़रूरी है। फॉर years we have been borrowing left, right and center to repay past loans and pay import बिल्स। तो जी ये बहुत इंपॉर्टेंट सेंटेंस है, इसमें वो बताता है कि जी हम काफ़ी सालों से बोरो कर रहे हैं, दाएं से लेके बाएं को दे रहे हैं, बाएं से लेके दाएं को दे रहे हैं और सेंटर से लेके दाएं और बाएं दोनों तरफ को रीपे कर रहे हैं जो लोन्स हैं। लेकिन ये जो है अनसस्टेनेबल तरीका है, इसमें कोई सस्टेनेबिलिटी, कोई सर्टेनिटी, कोई स्टेबिलिटी नहीं है। द semblance of external account stability achieved in recent months should now be used to boost investments in manufacturing in order to produce surpluses for exports for a resolution of our debt and external account troubles। तो यहाँ पे उन्होंने जी सजेशन दी है कि हम कैसे जी जो अपना एक्सटर्नल डेप्ट है या ट्रबल्स हैं या उनको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। वो जी सिर्फ ये उसका तरीका है कि हम सरप्लसेस प्रोड्यूस करें, अपनी इन्वेस्टमेंट्स को बूस्ट करें। थैंक यू सो मच। ये जी था ब्रीफ एनालिसिस जो हमारा एडिटोरियल पब्लिश हुए हैं 2 अप्रैल को। तो आप अपना फीडबैक पुट कर सकते हैं कमेंट्स में, अपनी सजेशंस दे सकते हैं और अगर आप हमें ईमेल करना चाहते हैं तो हमारा ईमेल एड्रेस है khanvirtualacademy@gmail.com। आप वहाँ पे भी अपनी ईमेल सेंड कर सकते हैं और कोई भी क्वेरी हो तो उसके बारे में हमसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।